राघव उस वक्त 9वीं क्लास में था जब यह घटना उसके साथ घटी थी। उसने आज तक इस घटना को किसी को भी बताने की हिम्मत नहीं की। इसके बारे में सिर्फ उसका दोस्त जानता है और जिस डर से वो दोनों गुजरे थे, कोई और होता तो पता नहीं क्या करता। राघव के पापा अखबार वाले थे। उनका रोज का काम था लोगों के घरों में अखबार देना। राघव को गाने का बड़ा शौक था। एक बार पतझड़ की छुट्टियां थी। राघव के पापा ने उसे कहा कि छुट्टियों में तुम मेरी जगह काम कर लिया करो। राघव ने भी पापा की बात मानकर काम शुरू कर दिया। राघव काम के बाद बहुत थक जाता था क्योंकि गांव से शहर बहुत दूर था, इसलिए जंगल की ओर से जाना पड़ता था। हर तरफ सूखी पत्तियां पड़ी रहती थी। साइकिल के चक्के के नीचे आकर पत्तियां चड़मड़ाने की आवाज करती। राघव रोज बहुत सारे घरों में पेपर बांटता था, लेकिन जंगल के रास्ते में एक घर पड़ता था। राघव रोज वहां पेपर देने जाता था और वहां से चला जाता था। उसके पापा ने उसे उस घर पर रुकने के लिए मना किया था। बस पेपर दरवाजे पर रखो और वहां से सीधे चले जाओ। उसके पापा ने ऐसा ही कहा था, लेकिन राघव बहुत ही जिज्ञासुक था। उसने अपने दोस्त को उस घर के बारे में बताया। दोनों ने प्लान बनाया कि शाम को वो लोग वहां जाएंगे। हैलोवीन भी आने वाला था, इसलिए उन्होंने सोचा कि वहां पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे। राघव तो पूरी रात उस घर के बारे में ही सोचता रहा। अगर उन्हें वहां कोई खजाना मिल गया तो, अगर उनका सामना किसी भूत प्रेत से हो गया तो। इन्हीं सवालों के साथ राघव को अगली सुबह का इंतजार था। जैसे तैसे रात बीती और सुबह राघव पेपर बांटने गया। आज सबसे आखिर में वो उस घर की तरफ गया और दरवाजे पर पेपर रखकर वहीं छुप गया। थोड़ी देर बाद जब पेपर लेने कोई नहीं आया तो उसने जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए उठा तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और अंदर से एक हाथ बाहर आया और पेपर उठा लिया। फिर दरवाज़ा बंद हो गया। उसे अभी यकीन हो गया था कि घर में कोई तो रहता है। उसे ये पता था कि कई साल पहले वहाँ एक परिवार रहा करता था। उस घर के मालिक ने उन सबको मार दिया था और वहाँ से भाग गया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और कुछ दिन बाद जेल में उसकी भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। किसी को नहीं पता कि वो आदमी कैसे मरा। वो घर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। राघव वहाँ से चला गया। शाम को उसने अपने दोस्त सुमित को बताया तो सुमित ने कहा, अरे चलना, कोई रहता भी होगा तो वहाँ पर उनसे इजाज़त लेकर पार्टी कर लेंगे। तो इस पर राघव ने कहा, छोड़ना यार, कहीं और पार्टी कर लेंगे। लेकिन सुमित नहीं माना और राघव को भी उसकी बात माननी ही पड़ी। शाम को 4 बजे दोनों वहाँ उस घर में गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि वो घर बहुत ही पुराना था। बाहर से देखने में हॉरर फिल्मों का सेट लग रहा था। खिड़कियों पर लकड़ियां लगी हुई थी। कुछ खिड़कियां टूटी हुई थी। बहुत डरावना घर था। एक पल तो दोनों को लगा कि उल्टे पैर भाग जाएं, लेकिन पास में एक गाड़ी खड़ी हुई थी। थोड़ी गंदी थी, लेकिन नई सी लग रहे थे। दोनों ने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। कुछ देर बाद दोनों ने दरवाज़ा खुद ही खोल लिया। दरवाज़ा कमज़ोर था, इसलिए आसानी से खुल गया। दोनों ने अंदर प्रवेश किया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। घर की दीवार में कई जगह छेद होने की वजह से थोड़ी रोशनी आ रहे थे। दोनों इधर उधर घूमने लगे।
तभी सुमित बोला, यहाँ इस टेबल पर हम मिठाइयाँ रखेंगे। तो इस पर राघव बोला, यार घर तो सच में बहुत डरावना है, हैलोवीन के लिए बिल्कुल ठीक है। सुमित सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा कि तभी उन्हें किसी के सीढ़ियों से उतरने की आवाज़ आई। राघव ने हंसते हुए कहा, सुमित मुझे पता है कि तू मुझे डराने के लिए मजाक कर रहा है। सुमित डरते हुए बोला, नहीं यार, मैं तो यहाँ ऊपर ही खड़ा हूँ। और सुमित दौड़कर दूसरी तरफ से नीचे आ गया। दोनों भागकर एक कमरे की ओर गए। वो घर का बेसमेंट था। दोनों सीढ़ियों से जल्दी जल्दी नीचे उतरते हैं। कदमों की आवाज़ और तेज होती जा रहे थे। दोनों नीचे एक कमरे में आ जाते हैं। राघव सुमित के साथ जल्दी से लाइट ऑन करके एक टेबल के नीचे छुप गया। अब उन्हें वो पैर की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहे थे और साथ ही साथ वो पैर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। वो पैर किसी इंसान के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। वो पैर उनके पास आने ही वाले थे कि राघव ने अपनी आंख बंद की और भगवान का नाम लिया। सुमित का हाथ पकड़ के पूरी ताकत लगाकर बाहर निकलकर भागा। जब तक सीढ़ियां खत्म नहीं हो गईं तब तक राघव रुका नहीं। बाहर आकर राघव ने आंख खोली। उसके सामने सुमित था जो पसीने से नहा रहा था। सुमित ने कहा, तू पागल हो गया है क्या? जब तू बाहर निकल कर इतनी तेज भागा तो मेरी तो जान ही निकल गई यार। मुझे लगा कि तू भी उसके साथ मिला हुआ है और यहाँ मेरी बलि चढ़ाने लाया है। तो इस पर राघव बोला, अभी तो यहाँ से निकलते हैं, बाहर जाकर जो कर रहा कर लेना, बाहर जाकर बात होगी। दोनों ने सामने देखा तो दरवाज़ा बंद पड़ा था। दोनों ने उसे बहुत खोलने की कोशिश की लेकिन नहीं खुला। दोनों डरकर इधर उधर भागने लगे कि तभी उन दोनों को एहसास हुआ कि वो दोनों फिर से उसे कमरे की तरफ भाग रहे हैं। तभी सुमित बोला, यार मुझे लग रहा है कि हम उसी कमरे में जा रहे हैं। तो इस पर राघव बोला, अरे पागल, हम सच में उसी तरफ भाग रहे हैं। खुद तो मरेगा और मुझे भी साथ लेकर मरेगा। मेरा हाथ पकड़कर भागा जा रहा है। तभी सुमित ने कहा, अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा, वरना मैं जान बचाने के लिए भागा था। अब उसके सामने रोशनी थी। वो दोनों अब उसी कमरे में आ चुके थे लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब उन दोनों ने सामने देखा तो उनकी तो जान ही निकल गई। दीवारों पर हर जगह छोटी छोटी पन्नियों में इंसानी कटे हुए अंग रखे हुए थे। किसी का दिमाग, दिल, फेफड़े, कलीजा आदि हर पन्ने में तार से लटके हुए थे। और सामने उसी टेबल पर जिसके नीचे दोनों छुपे हुए थे उस पर एक लड़की की लाश रखी हुई थी। दोनों वहां से एक दूसरे को संभालते हुए बाहर आए और सीढ़ियों से ऊपर गए। अब वो पूरी तरह से फंस चुके थे। दोनों एक कमरे की ओर गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। जितना सामान हो सकता था उस कमरे के सामने रख दिया और एक कुर्सी उठाकर खिड़की तोड़ दी कि तभी कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। दोनों हड़बड़ाने लगे। वहाँ पर एक रस्सी रखी हुई थी। दोनों ने उसे खिड़की से नीचे फेंका। राघव ने पहले सुमित को नीचे उतरने के लिए कहा। सुमित ऐसा करना तो नहीं चाहता था लेकिन पहले वो उतर गया। तभी दरवाज़ा टूट गया और अंदर एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी, बाल थोड़े से थे और सफ़ेद थे, चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ थी और उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। मुंह में दांत नहीं थे लेकिन वो हंसते हुए अपने हाथ आगे करके राघव की ओर बढ़ी जा रहे थे। नीचे से सुमित चिल्लाए जा रहा था, राघव, राघव
ठीक तो है ना? राघव ने उस समय अपना आपा ना खोकर घबराने की बजाय तेजी से रस्सी पर चढ़ा और नीचे कूद गया। राघव जमीन पर बेहोश पड़ा था। सुमित उसे उठा रहा था। उसकी आंखें खुली तो दोनों बिना पीछे मुड़े वहां से भाग गए। उन्होंने पुलिस को बताया। पुलिस ने पूरे घर को छान मारा, लेकिन उन्हें कोई लाश नहीं मिली। उन्होंने उस घर को सील कर दिया। राघव के पापा ने उसे फिर कभी भी वहां नहीं भेजा और दोनों के घर में जो हंगामा हुआ उसके बाद तो कई दिनों तक दोनों मिले ही नहीं। लेकिन दोस्त हैं। अब तो दोस्ती और भी पक्की हो गए थे। आज तक दोनों भूल कर भी उस घर की तरफ नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। सुरेश एक सीधा साधा आदमी था, बिल्कुल अपने काम से काम रखने वाला। सुबह उठकर अपने काम पर जाता और रात होते होते काम से घर वापस लौट जाता। घर पर बीवी और 2 बच्चे थे। सुरेश उनको अपने जान से ज़्यादा प्यार करता था। सुरेश ने कुछ दिन पहले ही एक नई जगह खरीदी थी अपने गैरेज के लिए। उसका काम भी उस जगह पर बढ़िया ही चल रहा था। बस परेशानी ये थी कि वो जगह थोड़ी सुनसान सी थी। हालांकि हाईवे से ज़्यादा दूर नहीं थी, बिल्कुल करीब ही थी, मगर थोड़ी सुनसान थी। यानी कि आसपास थोड़े जंगल ज़्यादा थे और आसपास कोई घर भी नहीं था। हालांकि एक चाय की दुकान थी, मगर वो भी शाम होते होते बंद हो जाती थी। खैर, सुरेश को इन सब से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसका काम उस जगह पर बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा था। मगर एक दिन सुरेश को एक परेशानी हो गई। सुरेश की गैरेज में आज पहली बार बहुत ही महंगी कार आई थी और उसके इंजन में कुछ खराबी थी। इसलिए सुरेश को उसे बनाने में थोड़ा समय लगने वाला था। मगर अब दिक्कत की बात यह थी कि वो इतनी महंगी कार एक रात के लिए सुरेश के गैरेज में ही रहेगी और सुरेश परेशान था कि वो इतनी महंगी कार को अकेले गैरेज में कैसे छोड़ेगा, क्योंकि वो इस जगह से अभी पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं था। उसे नहीं पता था कि यहाँ के लोग कैसे हैं। पता नहीं इतनी महंगी कार को गैरेज में अकेले छोड़ना सही रहेगा भी या नहीं। कहीं कोई गाड़ी का पार्ट चोरी ना कर ले। अगर कोई चोरी कर लिया तो ये गाड़ी इतनी महंगी है कि वो पार्ट खरीदने में सुरेश को वापस से गैरेज बेचना पड़ेगा। इसलिए सुरेश ने सोचा क्यों ना आज की रात वो इस गाड़ी के साथ अपने गैरेज में ही रुक जाता है। अच्छा यही रहेगा कि वो रात भर रुक कर इस गाड़ी की पहरेदारी करे। यही उसके लिए बढ़िया है, वरना अगर कोई पार्ट चोरी हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यही सोचकर सुरेश ने अपने घर पर फ़ोन करके बता दिया कि आज वो घर नहीं आएगा, तो सब लोग अच्छे से खिड़की दरवाजे बंद करके सो जाओ। और फिर सुरेश वापस से अपने काम पर लग गया। शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। चाय वाला बस अपनी दुकान बंद ही कर रहा था, मगर उसने देखा कि सुरेश अभी भी अपने काम पर ही लगा हुआ है। वो अपनी दुकान बंद करके सुरेश के गैरेज के पास आया और बोला, अरे सुरेश भैया, आज आप घर नहीं जाओगे क्या? आज तो वक्त हो चला है आपके घर जाने का। तो इस पर सुरेश ने कहा, अरे नहीं भाई, देखो इतनी महंगी गाड़ी आई है, अगर मैं इसे छोड़कर ऐसे ही घर चला गया तो पता नहीं क्या हो जाए। अगर कोई गाड़ी का पार्ट वार्ट चोरी हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सोच रहा हूँ कि आज रात यहीं रुक जाऊँ, रात भर, क्या बोलते हो? तो इस पर उस चाय वाले ने एक नज़र सुरेश की तरफ देखा और फिर कहा, भैया ये कैसी बातें कर रहे हो आप नहीं जानते
ये इलाका रात के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस पर सुरेश ने कहा, क्या सही नहीं है मतलब? क्या होता है इस इलाके में रात को? चोरी डकैती होती है क्या? तो इस पर उस चाय वाले ने कहा, अरे भैया, चोरी डकैती का कोई बात नहीं है। आप नहीं जानते, इस रास्ते पर आत्माओं का वास है। इस पर सुरेश ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, अरे भैया, आत्माओं से हम निपट लेंगे, चोर डकैत तो नहीं है ना, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चाय वाले ने सुरेश को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो रात गए इस जगह पर ना रुके, मगर उसने एक नहीं सुनी, जिसके बाद चाय वाला भी थक हार कर अपने घर चला गया और सुरेश अब वहाँ पर पूरी तरह से अकेला था। उसने आसपास नज़र डाली तो अंधेरा होने के बाद वाकई में वो जगह थोड़ी अजीब सी लग रहे थे। आसपास ना तो कोई इंसान और ना ही कोई खुली दुकान, बस जंगल ही था आसपास। सुरेश ने सोचा कि अब आज बहुत काम कर लिया, अब हाथ मुंह धोकर खाना खाकर आराम करेगा। जिसके बाद उसने वैसा ही किया, हाथ मुंह धोकर खाना खाया और एक खटिया में अपने गैरेज के अंदर ही लेट गया। लेटे लेटे ही कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक जब उसकी आंख खुली तो उसने पास ही में टंगी घड़ी पर वक्त देखा। वक्त हो रहा था रात के 1:30 बजे का। उसकी आंख खुलते ही अचानक से उसे किसी के रोने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई औरत हो और वो अजीब तरीके से रो रही हो। आवाज़ गैरेज के बाहर से आ रही थी। सुरेश को समझ नहीं आया कि आखिर इतनी रात गए कोई औरत इस जगह पर क्यों ही रोएगी, मगर उसने सोचा कि रास्ता है, हो सकता है किसी की कोई मदद की ज़रूरत हो। यही सोचकर वो अपने गैरेज से बाहर निकला तो देखा कि वहीं पास ही में एक औरत रोते हुए इधर से उधर घूम रही है। उसने उस औरत को आवाज़ लगाई, अरे बहन जी, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? कोई दिक्कत है क्या? मगर इस पर उस औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो बस इधर उधर करती हुई रोती रही। सुरेश ने वापस से आवाज़ लगाई, अरे कोई मदद चाहिए तो मुझे बोलिए, मैं शायद कोई मदद कर दूं। तभी उस औरत ने एकदम से अपना चेहरा सुरेश की तरफ घुमाया। सुरेश ने जब उसके चेहरे को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा पूरी तरह से सड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर मानो कुछ अजीब सा लटक रहा था, जैसे इंसानी शरीर की अतलियां, मगर पूरी तरह से खून से सनी हुई। उसका चेहरा भी पूरी तरह से खून से लिपटा हुआ था और उस लाल चेहरे के बीच से उसकी बल्ब जैसी चमकती सफ़ेद आँखें। सुरेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या भला है, मगर वो इतना तो समझ ही गया था कि ये जो कोई भी है, ये कोई इंसान नहीं है। तभी वो औरत या वो जो कोई भी चीज़ थी, वो एकदम से सुरेश की तरफ बढ़ने लगी। सुरेश समझ गया कि अगर वो यहाँ रुका तो मारा जाएगा। उसने तुरंत गैरेज के अंदर अपना कदम बढ़ाया और जल्दी से लोहे का दरवाज़ा बंद कर अपनी गैरेज के अंदर आकर खाट पर दुबक कर बैठ गया। वो औरत अब सुरेश को देख नहीं पा रही थी, क्योंकि दरवाज़ा लोहे का और पूरी तरह से कवर था। जिसके बाद सुरेश ने किसी तरह से रात वहीं बिताई और अगली सुबह जब वो चाय वाला आया तो उसे पूरी बात बताई। इस पर उस चाय वाले ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था भैया कि यहाँ मत रुको, ये जगह बढ़िया नहीं है रात के लिए। दिन में तो ठीक है, मगर रात में यहाँ आत्मा वात्मा घूमती फिरती है, इसलिए तो मैं भी नहीं रुकता, वरना मेरी तो चाय की दुकान है, मैं तो रुकता ही। जिसके बाद सुरेश ने रात में कभी भी वहाँ पर रुकना सही नहीं समझा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।